आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम रेडियस वाला पार्ट कराया था। नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, देन आगे चलते हैं। तो इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बी थ्री प्लस is capital R, then determine radius of ground state of He पॉजिटिव। हमें Be3 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस दिया है और हीलियम पॉजिटिव का ग्राउंड स्टेट का रेडियस दिया है। हाँ एंड प्रियस करेक्ट है। यही का करेक्ट है। श्रेयस, आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर चाहिए।
आंसर कैपिटल आर के टर्म्स में चाहिए। मधु का करेक्ट है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले कि एक का वैल्यू दिया और दूसरे का निकाल, तो क्या करना चाहिए, हमें रेशियो ले लेना चाहिए। देखो हमें पता रेडियस जो है वो क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। तो एक के लिए इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट वाले के लिए हो गई आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन कितना है, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड 4, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड के लिए रेडियस इज इक्वल टू ये हो गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन इज 1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय जेड, जेड इज 2। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो 2 डिवाइड बाय अगर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब देखो ये वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, रेशियो ले लेना चाहिए, जो प्रोपोर्शनल वाला पार्ट है वही बचता है रेशियो, ओके। तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू, वो जब डिवाइड करेंगे तो इट इज 4/9। तो ये आ गया 2/9। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आ गया 2r/9, ठीक है। सो रेडियस जो है क्या हो जाएगा, 2r/9 हो जाएगा हीलियम पॉजिटिव से ग्राउंड स्टेट का। वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था ना ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में। लेक्चर के बाद नोट्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। यस सृष्टि, हो गया सबका, चले आगे। ना आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
फोर्स ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये थी, दूसरी क्या थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, ये दो इक्वेशन। ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय एन एच बाई 2 पाई। तो 2 पाई ऊपर गया, एन एच नीचे आया। तो यहाँ से देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी से वी कैंसिल आउट हो गया एक, और आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा वी, राइट साइड में क्या बचेगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर का कैंसिल आउट हो गया था ना, एन एच। तो यहाँ पर वही यार, जेड और एन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पता है लास्ट टाइम की तरह। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्स्ड ऑर्बिट। यस साहू, जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज ऑर्बिट नंबर, वो सेम ही रहेगा ना जो पहले हमने बताया। क्लियर है सबको, आगे चले। लिख लिया। तो नाउ वेलोसिटी हमारे पास क्या आया, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली वेलोसिटी और जेड बाई एन में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय, यही आया ना, वेलोसिटी जेड बाय एन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। ओके, तो अगर हम जेड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता है ना, और अगर एन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो मतलब अगर हम जेड बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एन को सेम रखते हैं और जेड बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट, किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में या हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट, ऑब्वियसली हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज जितना ज्यादा जेड उतना ज्यादा वेलोसिटी। ओके, और अगर हमने एन बढ़ाया, मतलब हम हाइड्रोजन का ही फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन का ही सेकेंड ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट में वेलोसिटी कंपेयर करते हैं, तो किसमें ज्यादा होगी, देखो एन बढ़ाने पर वेलोसिटी कम होगी, है ना।
हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट में कम हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में और कम हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। नाउ ग्राफ बनाते हैं। तो V वर्सेज जेड ग्राफ कैसा होगा? V वर्सेज जेड ग्राफ कैसा होगा? V और जेड में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो एक दूसरे के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो V वर्सेज जेड ग्राफ स्ट्रेट लाइन। V वर्सेज एल ग्राफ कैसा होगा? V एन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आता है? हाइपरबोला आता है ना। एंड V वर्सेज 1/n कैसा होगा? V और 1/n में क्या रिलेशन है? V 1/n पर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना V 1/n के। V n के इनवर्सली है लेकिन 1/n के डायरेक्टली है। तो क्या रिलेशन है V और 1/n में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये ग्राफ। हो गया सबका? यस प्रिया। हो गया आदित्य? ओके, नाउ तो अभी देखो हमने रेडियस का लास्ट टाइम एक्सप्रेशन निकाल लिया था, वेलोसिटी का आज निकाल लिया है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके हमारे पास कुछ और भी आ सकती है। तो जैसे सर्कुलर मोशन के टाइम पे हमने बताया था, टाइम पीरियड बताया था एक। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। क्या बताया था हमने? वो था 2πr/v, है ना। तो 2πr/v, देखो इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा। 2 × पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 ले लेते हैं।
आर की वैल्यू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू नीचे लिख देते हैं। तो 2πr/v जो है ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n² z डिवाइड बाय क्या आएगा, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो है हमारे पास आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ डिवाइड बाय z² सेकेंड में आएगा। ओके, सो टाइम पीरियड या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन का फॉर्मूला ये है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड ना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। ओके, सो इट इज 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब 1 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ बाय z²। तो ये आ जाता है आपके पास 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू z² बाय n³ पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि एक सेकंड में इतने बार इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस। मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब Z भी 1 है, N भी 1 है ना। तो Z और N दोनों 1 है, तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतने बार 6.56 इंटू 10⁻15 टाइम्स इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में घूम जाएगा। सोचो 10⁻15 टाइम्स एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला है 2πr। 2πr है, दिस इज पाई। टाइम पीरियड क्या होता था, 2πr/v होता था ना। हो गया सबका।
चले आगे। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के अलावा हमारे पास यहाँ पर एक्सीलरेशन भी आ सकता है। तो एक्सीलरेशन का हम पूरा वैल्यू नहीं निकाल रहे, जैसे ये देखेंगे कि वो किस पे डिपेंड करेगा। एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, इट इज वी स्क्वायर बाय आर। एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। तो नाउ किस पे डिपेंड करेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। नाउ वी का स्क्वायर, वी किस पे डिपेंड करता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन ना। तो वी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन का स्क्वायर, डिवाइड बाय आर किस पे डिपेंड करता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। तो जब इसको हम ओवरऑल देखेंगे तो एक्सीलरेशन जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ऊपर, और नीचे से एक और जेड चला गया तो इट इज जेड रेज टू 3 डिवाइड बाय एन रेज टू 4 हो जाएगा। एक्सीलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड रेज टू 3 बाय एन रेज टू 4, मतलब वी स्क्वायर बाय आर जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी टाइप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसके इक्वल था याद हो तो, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल आया था ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल आया था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि यार वी स्क्वायर बाय आर किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड रेज टू 3 बाय एन रेज टू 4 पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड रेज टू 3 बाय एन रेज टू 4। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों जो है जेड रेज टू 3 बाय एन रेज टू 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालने वाले फॉर्मूले नहीं आते हैं, जस्ट प्रोपोर्शनल वाला पार्ट यूज करने वाला क्वेश्चन ही आता है। मतलब फॉर्मूले तो आते हैं सॉरी, बट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले नहीं आते। क्या आते हैं, प्रोपोर्शनल वाला पार्ट अप्लाई करने का एक क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट वैल्यू भी तुम ऑब्वियसली निकाल सकते थे, वी की जगह क्या लिखते, पूरा लिख देते 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, और आर की जगह 0.529 इंटू 10⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो पूरा लिखते तो उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है कि कितना एक्सीलरेशन होगा। बट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिनमें ये प्रोपोर्शनल वाला पार्ट ही यूज हो रहा होगा। कांस्टेंट क्या है इसके साथ, की जरूरत हमें नहीं। यस सर, इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा उसकी जरूरत हमें है नहीं, कि क्या कांस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चले, लिख लिया सबने। अब क्वेश्चन लिखो।
determine time taken to complete half of the revolution by electron in third orbit of Li true positive. ठीक है, determine time taken to complete half of the revolution by electron in third orbit of Li true positive. Yes, all correct है. शान करेक्ट है, मिहिका करेक्ट है, शौनक करेक्ट है, मृदुल करेक्ट है, प्रियस करेक्ट है, मधुकर करेक्ट है, तो देखो काफी लोगों का करेक्ट है आंसर. अब देखो, डिटरमाइन द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li. हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड. हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब ऑब्वियसली हाफ टाइम है ना. कितना आएगा ये, हाफ इंटू टाइम पीरियड कितना बताया हमने, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू क्या था टाइम पीरियड, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n⁻³ ओके. तो टाइम पीरियड का हाफ, तो हाफ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻16. n की वैल्यू क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, तो 3⁻3. व्हाट अबाउट जेड, लिथियम 2 पॉजिटिव, तो वो भी 3 आ गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बचा 3. so 3/2 is again 1.5, so it is 2.25 into 10⁻⁻16 सेकेंड. तो इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट कर.
आगे चले, हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if force of attraction between third orbit electron and B3 positive nucleus is capital S, then determine force of attraction ground state electron and helium positive nucleus. यस राहुल, करेक्ट है। मी का करेक्ट है, आहान करेक्ट है, लेकिन वो पी नहीं है, एस है वो। बेस करेक्ट है। मधुकर करेक्ट है।
तो देखो जैसे मैंने बताया था कि एक की वैल्यू दी हुई है और दूसरे की निकालनी हो उसके टर्म्स में, तो रेशियो ले लेना चाहिए। यहाँ पर क्या है, रेडियस सॉरी फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, Z⁻³ ठीक है। तो अभी देखो रेशियो ले लेंगे तो जो प्रोपोर्शनल का पार्ट आएगा ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आया, बट वो कांस्टेंट वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल है वो जस्ट आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पर F2/F1, सो इट इज इक्वल टू Z2⁻³ डिवाइड बाई Z1⁻³ तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज Z2⁻³ into N1⁻⁴ by Z1⁻3। तो F2 डिवाइड बाई F1 की वैल्यू F हो गई, इज इक्वल टू व्हाट इज Z2, Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 है हमारे पास हीलियम पॉजिटिव है ना, तो 2 हो गया, N2 जो है वो 1 हो गया ग्राउंड स्टेट। व्हाट अबाउट Z1, Z1 हो गया B3 पॉजिटिव है तो 4 हो गया, एंड N1 कितना हो गया, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, Z2 मीन्स 2⁻³ डिवाइड बाय N2 मीन्स 1⁻⁴ into N1 that is 4⁻⁴, sorry N1 is 3, so 3⁻⁴ divided by Z1 is 4, it is raised to 3। तो ये हमारे पास क्या आया, ये आएगा 8 into 81 divided by 64, that is 81/8। F2 का वैल्यू क्या हो गया, 81F/8। तो एक का वैल्यू हमें दिया, दूसरे का निकालना है उसके टर्म्स में, तो रेशियो ले लो। रेशियो लेने पर क्या है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। हो गया सबका।
आदित्य हो गया? Z2 इक्वल टू 2 कैसे आए लतिका? हीलियम पॉजिटिव दिया है ना लतिका। व्हाट इज Z फॉर हीलियम पॉजिटिव? हीलियम पॉजिटिव के लिए Z क्या है? 2 है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो अगर हमें एनर्जी निकालना है ऑर्बिट में तो क्या होगा? तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था। वो क्या बताया था? जब दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, ठीक है, एक का Q1 चार्ज एक का Q2 चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था? माइनस के Q1 Q2 बाय आर, याद आया? जब दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था? माइनस के Q1 Q2 बाय आर बताया था ना। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, न्यूक्लियस पे जेड ई चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसपे ई चार्ज, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी नाउ? तो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज माइनस के क्यू वन की वैल्यू क्या है? जेड ई है, इंटू क्यू टू की वैल्यू ई है, डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस आर। तो ये हो गया ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब देखो एक और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यार एम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता था? सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय आर जो है, यहाँ से के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जब हम करते थे, फोर्स बैलेंस करते थे, एक आर कैंसिल आउट होके क्या होता था? एक आर कैंसिल आउट हो जाता था राइट साइड वाला। तो एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, तो एम वी स्क्वायर जो है उसकी जगह हम लिख देंगे अभी, एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? के जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये एम वी स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको सॉल्व करके आया माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। लिखो फिर आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी कब होगा? जब हम उसको, हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको वी वोल्टेज या पोटेंशियल दे देंगे, बट वो वाला केस नहीं है ना यहाँ पर।
हम उसको कुछ पोटेंशियल थोड़ी दे रहे हैं, हमें तो यहाँ पर वेलोसिटी पता है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पता है। ओके, तो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाए। क्यू इंटू वी कब लगता है? जब चार्ज एंड पोटेंशियल पता हो। हो गया सबका? चला गया। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गया माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर का एक्सप्रेशन है लास्ट लेक्चर में निकाला था, रेडियस वाला है ना, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ई क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ई आ रहा है माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर आया था लास्ट लेक्चर में एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ये आया था लास्ट लेक्चर में, याद हो तो? यही आया था ना? तो अब यहाँ पर देखो कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है? तो ये आएगा -2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम, के का स्क्वायर हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया, ई रेस टू 4 हो गया, डिवाइड बाय नीचे क्या आ रहा है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, पाई स्क्वायर आया था कि पाई आया था लास्ट लेक्चर में? देखो एक बार, पाई स्क्वायर था कि पाई था? रेडियस का एक्सप्रेशन देखो, पाई स्क्वायर ही था ना? ओके, करेक्ट है ना? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, यही था ना रेडियस में? तो अब देखो यहाँ पर एक्सेप्ट एन और जेड, बाकी सारी वैल्यूज पता है कि नहीं? एक्सेप्ट एन एंड जेड, बाकी वैल्यूज पता है ना? ओके, सो वो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एनर्जी आएगी हमारे पास -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जूल। ये एनर्जी किस में आ गया? जूल में आ गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करें बताओ? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करते हैं ना? ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू यूज की जाती है, तो ये फॉर्मूला मेनली हमें याद है।
ऊपर वाला भी याद रख सकते हो, बट जूल वाला बहुत कम यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ज्यादा यूज किया जाता है। सो एनर्जी जो है वो क्या हो गया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हो गया आदित्य?
देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है एनर्जी का। नाउ अगर हम जेड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, देखो जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी। देखो मैग्नीट्यूड इसका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो मैग्नीट्यूड तो एनर्जी बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है ना यार, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो जेड बढ़ाने पर एनर्जी कम होगा। इसके अलावा एन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो देखो एन बढ़ाएंगे तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, एन बढ़ाने पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जेड बढ़ाने पर एनर्जी कम होता है, एन बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ता है। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट, एनर्जी क्या आएगा, जेड तो 1 ही रहने देते हैं, एनर्जी आ गया -13.6, और एन अगर 2 लिया तो एनर्जी क्या आ गया, -3.4 आ गया। तो कौन सा बड़ा है, -13.6 बड़ा है, -3.4 बड़ा है। -3.4। ओके, -13.6 से क्या, -3.4 जो है वो बड़ा है। मैग्नीट्यूड जब देखेंगे तो बेसिक 13.6 इज ग्रेटर देन 3.4, लेकिन नेगेटिव साइन है ना, -3.4 जो है इट इज ग्रेटर देन -13.6। ठीक है, तो एन की वैल्यू जब हमने 1 से 2 कर दी तो एनर्जी -13.6 से -3.4 हो गई, तो एनर्जी एक्चुअली बढ़ गया। ओके, तो वही हम यहाँ पर बता रहे थे, एन बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड कम हो रहा है 13.6 से 3.4, तो मैग्नीट्यूड तो कम हुआ, लेकिन नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए तो ई वर्सेज जेड ग्राफ कैसा होगा, ई वर्सेज जेड ग्राफ कैसा होगा। ई वर्सेज जेड कैसा होगा, देखो ई इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया एक तरह से एम, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, सो वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर जैसा हुआ ना, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर जैसा हुआ कि नहीं हुआ। मतलब पैराबोला, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पैराबोला, लेकिन वो पैराबोला किधर आता है भाई, वो नेगेटिव साइड आता है, ना कि पॉजिटिव साइड, है ना। वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर पैराबोला टाइप ग्राफ हुआ, लेकिन वो नेगेटिव साइड आता है। ठीक है, सो एनर्जी वर्सेज जेड ग्राफ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जेड बढ़ा रहे हैं एनर्जी देखो कम होता जा रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा, जेड बढ़ाने पर देखो ग्राफ नीचे आ रहा है ना, तो एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ई वर्सेज एन ग्राफ कैसा होगा, ई वर्सेज एन, तो देखो वाई इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, वाई इक्वल टू माइनस एम बाई एक्स स्क्वायर जैसा हो गया ना, तो वो कैसा आता था, अगर हम ई वर्सेज एन बनाएंगे तो ई वर्सेज एन जो है वो कैसा आएगा, वो हाइपरबोला आएगा बट नेगेटिव साइड आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यार, जैसे जैसे हम एन बढ़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो एन बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे एन बढ़ा रहे हैं तो देखो ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा ही नहीं हो रहा, ऐसे जा रहा है ना, तो एनर्जी जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, सो ये ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि जेड बढ़ाने पर एनर्जी कम हो रही है, लेकिन एन बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, एन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन बढ़ती जाएगी, है ना।
लेकिन एन की वैल्यू अगर हमने इन्फिनिटी कर दिया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जब ऑब्वियसली ग्राफ 0 पे कट करेगा। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट में। तो ये हमारे पास ई वर्सेज जेड एंड ई वर्सेज एन था। ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ाने पर हम देख सकते हैं एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आया। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये है, एंड पोटेंशियल एनर्जी देखो ये। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जो है, दोनों का फॉर्मूला देखो सेम ही है ना, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, बस साइन अलग है। काइनेटिक एनर्जी में देखो पॉजिटिव है और टोटल एनर्जी में क्या है, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है यहाँ पर, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक। इसके अलावा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो देखो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम है कि नहीं, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल, सॉरी वैल्यू नहीं, साइन सेम है। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम है, लेकिन देखो टू का डिफरेंस है कि नहीं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसको हम टू से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टू इज टोटल है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टू हो जाएगा टोटल एनर्जी, या फिर इसको पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी या तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बाय। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन क्या है। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बाय। हो गया सबका। नाउ सॉल्व करो क्वेश्चन। अभी सॉल्व करना है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एंड 17। सॉल्व करो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 16 17।
तो चलो कराते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर ये तो एक आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? तो वाईफाई एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे थे। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बाई टू इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इट इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ चेंज हुआ। काइनेटिक एनर्जी एक्स से x/4 गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यार? इट इज -2 टाइम्स ना, तो -2x हो गया। और तो ये -2x से कहाँ पर जाएगा? अब देखो काइनेटिक एनर्जी हो गया x/4, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? -2 टाइम्स, मतलब -x/2। तो चेंज कितना आया? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो -x/2 फाइनल है और इनिशियल क्या है? -2x। तो कितना आया ये? दिस इज 3x/। क्लियर है सभी को? Okay, so this is question number 16. Now question number 17.
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -6.8। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -6.8। इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। पोटेंशियल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी क्या होगा? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 जो है ये होता है टोटल एनर्जी, मतलब -6.8 डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -3.4 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, नाउ हाइड्रोजन की बात हो रही है ना? यस, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये आ गया 3.4 बाय 13.6 इज इक्वल टू जेड, तो हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाती है 2। तो सेकंड ऑर्बिट है। नाउ सेकंड ऑर्बिट है तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ? सेकंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, so this is question number 70. Okay, so that's it. Now homework note कर लो। तो होमवर्क जो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 18, 19, 20 तो लास्ट टाइम ही दे दिया था। 18, 19, 20, 21 दिया है पहले ही। 22, 23 भी ऑलरेडी दे दिया होगा। 24 भी दिया है। 25, then 26, 26, 27, इसके बाद 29, 30, 31, so 29, 30, 31, then 32 अभी रहने देंगे। 33, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था ना, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन लिखवाया था ना। थर्टी, 31, वो रफ हो गया है मृदुल, एक बार नोट्स देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। 30, 31, 33, 34, 35। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ये 35 दिया ना राहुल? 33, 34, 35। अच्छा, लास्ट टाइम दिया 35। ओके, नो प्रॉब्लम है। तो 33, 34। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। हो गया मृदुल? ओके, चलो बाय।